नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए मालती जोशी जी की बेहद शिक्षाप्रद कहानी अंतिम संक्षेप। तो शुरू करते हैं कहानी अंतिम संक्षेप। प्रातः से वे फ़ोन के पास ही बैठी थीं। उनकी हरचंद कोशिश यही थी कि सावित्री या सुखलाल फ़ोन ना उठा लें। महिमा का जैसा स्वभाव है वे खूब जानती हैं। तैश में आ जाती है तो सामने कौन है इसका भी उसे होश नहीं रहता। और तभी घंटी बजी। ट्रिंग। उन्होंने लपक कर रिसीवर उठा लिया, पर उधर से सिवा डायल टोन के कोई आवाज़ नहीं आई। तभी सुखलाल ने आकर सूचना दी, भाभी जी आई हैं। वे चौंकी। तो ये घंटी फ़ोन की नहीं, दरवाजे की थी। वे अपने में इतनी खोई थीं कि उन्हें दोनों का अंतर भी नहीं पकड़ में आया। तो महिमा मई अब सशरीर पधारी हैं। आतंक से वे सिहर उठीं। बहू ने आकर पैर छुए तो उनसे आशीर्वाद भी ना देते बना। सुखलाल, जरा 2 कप चाय तो बना, और देखो चाशनी मत बना देना, बहू रानी कम शक्कर लेती हैं। हमें पता है, सुखलाल ने तुनक कर कहा और किचन में चला गया। उसका इरादा तो वहीं खड़े खड़े कुछ देखने सुनने का था, पर यहाँ तो वे नहीं चाहती थी। माना कि नौकरों से कुछ छिपा हुआ नहीं है, फिर भी उनके सामने प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। कैसी हो महिमा? उन्होंने वार्तालाप का औपचारिक शुभारंभ किया। बच्चे कैसे हैं? ठीक ही हैं, महिमा ने बेरुखी से कहा। आप तो ये बताइए कि अपने लाडले को कहाँ छुपा रखा है? छुपाऊंगी क्यों? वो क्या चोरी करके भागा है? तो फिर बारंबार माँ के आंचल में मुंह छिपाने क्यों चले आते हैं? तो क्या आधी रात को हंगामा करके जग हंसाई करवाएगा? लड़ने पर आ जाती हो तो तुम्हें न तो पड़ोसियों का होश रहता है और न नौकरों का। कितनी बार समझाया होगा कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनका तो ख्याल किया करो। आप तो बस हर बार मुझे ही कहती रही है। कहने लायक बात होती है तो उससे भी कहती हूँ। खाक कहती हैं। आपकी शह पाकर ही तो वे इतने बेलौस बेखौफ होते जा रहे हैं। एक बार दरवाज़ा मत खोलिए, अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। उनका मन हुआ कि कह दें, पति के मुंह पर दरवाज़ा बंद करने का हौसला पत्नी के पास हो सकता है, माँ ऐसा कलेजा कहाँ से लाए। सौभाग्य से उसी समय चाय आ गई और वे इतनी कड़वी बात कहने से बच गईं। महिमा ने नाश्ता छुआ तक नहीं, बस चाय के 2 घूंट भरे और उठ खड़ी हुई। चलती हूँ मम्मी जी, बच्चे घर में अकेले हैं। मैं तो बस इतनी तसल्ली करने आई थी कि श्रीमान जी सकुशल पहुँच गए हैं। बीवी हूँ ना, इतनी चिंता तो करनी ही पड़ती है। उसका एक एक शब्द उनके मन पर कोड़े की तरह पड़ रहा था, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके पीछे चलकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसी समय कुसुम सामने से निकली, शायद सब्जी लेकर लौट रही थी। देखते ही बोली, ये क्या भाभी जी, अभी आई अभी चल दी? खाना वाना खाकर जाती? तुम खिला रही हो क्या? महिमा के स्वर में तुलसी थी, पर कुसुम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी अल्हड़पन से बोली, ये कौन बड़ी बात है, हम तो खिला देंगे। हलवा पूड़ी ना सही, दाल रोटी तो बन ही सकती है। सच्ची भाभी जी, आज तो हमारे यहाँ जूठन गिराकर ही चाहिए। बताइए कौन सी सब्जी पसंद है? अभी तो ठेला बहुत दूर भी न गया होगा। फिर कभी आ जाएगी, अभी बच्चे घर में अकेले हैं ना। उन्होंने महिमा की ओर से जवाब देकर इस जुगलबंदी को विराम दिया। फिर बहू से बोली, आओ फाटक पर खड़े रहते हैं, वहीं रिक्शा रोक लेंगे। मम्मी जी एक बात कहूँ? रिक्शे की प्रतीक्षा करते हुए महिमा ने पूछा। कहो। आपके सुपुत्र सिर्फ आपके लिए ही यहाँ नहीं आते, किसी के मीठे बोल भी उन्हें खींचते हैं। अपनी कमजोरी ढकने के लिए महिमा का यूं दूसरों पर लांछन लगाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अतः वे बोली, महिमा मीठे बोल तो कोई भी बोल सकता है, उससे पैसे थोड़े ही लगते हैं। फिर भी मैं नहीं बोलती, यही ना? महिमा ने कहा। उसी समय एक खाली रिक्शा वहां से गुजरा तो उसने रोक लिया और बैठकर चल दी। सास की अंतिम बात ने उसे इतना नाराज कर दिया था कि उसने विदा लेने की भी जरूरत नहीं समझी। कमरे में लौटते हुए उन्होंने अनुभव किया कि उदासी के बावजूद वे बहुत हल्का अनुभव कर रही हैं। मन पर एक बोझ था जो उतर गया। सुबह से एक तनाव, एक आशंका से वे ग्रस्त थीं। महिमा के फ़ोन की यातना भरी प्रतीक्षा ने उन्हें थका दिया था। महिमा खुद आई और बरस कर चली गई। अब अगले किसी प्रसंग तक उससे सामना होने का खतरा नहीं रहा। वे इत्मीनान से आराम कुर्सी पर पसर गईं। समय काटने के लिए वे कुछ न कुछ बुनती ही रहती हैं। अभ्यासवश वो पुलिंदा भी उन्होंने उठा लिया, पर बुनने का मन नहीं हुआ।
कमरे की खिड़की से पिछवाड़े का आंगन नजर आ रहा था। वे उधर ही देखती रहीं। कुसुम रस्सी पर कपड़े सुखा रही थी। कुसुम को देखते उनका मन उमगने लगा। गजब की है ये लड़की, दिन भर फिरकने की तरह घूमती रहती है, पर मजाल है कभी मुंह लटका हुआ मिला हो। गैरेज और उसके पास वाला कमरा, बस इतनी सी जगह उसके पास है, पर अपने 1.5 कमरे के घर को भी हमेशा चमका कर रखती है। खुद तो साफ सुथरी रहती ही है, पति और बच्चों के कपड़े भी हमेशा लग तक मिलेंगे, और जितनी मिठास उसकी बोली में है उतना ही स्वाद उसके हाथ में है। कई बार लगता है काश उनकी बहू भी ऐसी ही सुशील, सौम्य और सुघड़ होती। शायद इसीलिए महिमा को कुसुम फूटी आंख नहीं सुहाती, हमेशा उससे चिढ़ी ही रहती है। जब शुरू शुरू में वे लोग रहने आए थे तो महिमा अक्सर झल्ला जाती, ये क्या बला पाल ली है आपने मम्मी जी, इतनी दूर से हम लोग मिलने आते हैं पर जरा सी प्राइवेसी नहीं मिल पाती, बच्चे अलग हुड़दंगे किए रहते हैं। इससे तो अच्छा था किसी ऑफिस को ही कमरे उठा देती, ढंग का किराया तो आता। हाँ, किराया तो आता, पर ऑफिस वालों से रौनक तो नहीं ना होती बहू रानी, वो तो बाल गोपालों से ही होती है। और अब इस उम्र में मुझे प्राइवेसी की नहीं, संग साथ की ज़रूरत है। रात बेरात मुझे कुछ होने लगे तो गिलास भर पानी देने के लिए तो कोई चाहिए, दौड़ कर तुम्हें खबर देने वाला तो कोई घर में हो। 2-4 बार ये जवाब सुन लेने के बाद महिमा ने भुनभुनाना छोड़ दिया था। वो समझ गई थी कि सास की ये दलील सीधे उस पर वार करती है। उसी ने तो इस घर को 2 द्वीपों में बांट दिया है। आज सारी संपन्नता के बावजूद वे जो बुढ़ापे में अकेलापन भोग रही हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? महिमा ही तो। उन्हें आज भी वो काला दिन याद है। वे तीनों शाम की चाय ले रहे थे। उन्होंने दिन भर खटकर मटर की कचौड़ियाँ बनाई थीं, पर मनीष प्लेट जुठार कर ही उठ गया था। माँ की मनुहार को भी वो अनसुना कर गया था। उसके जाने के बाद महिमा ने सपाट स्वर में कहा था, मम्मी जी हम लोग इस संडे को शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट? क्या मतलब? हम लोगों ने शालीमार कॉलोनी में एक फ्लैट बुक कर लिया है। क्यों? उन्होंने पूछ लिया, पर दूसरे ही क्षण उन्हें लगा इस क्यों से बेमानी भी कोई शब्द होता होगा। साफ जाहिर है बहू अलग गृहस्थी बसाना चाहती है। ठीक है, उसके अपने सपने होंगे, अपने अरमान होंगे, लेकिन उसके लिए अलग से मकान लेने की क्या ज़रूरत है? महिमा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम अलग रहना चाहती हो तो खुशी से रहो, पर उसके लिए इतनी दूर जाने की, इतना पैसा फूकने की क्या ज़रूरत है? इतना बड़ा घर है, क्या इसमें 2 गृहस्थियाँ समा नहीं सकती? मेरी साफ गोई का बुरा न माने मम्मी जी, पर ऐसे माहौल में मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। कैसा माहौल? आपको तो शायद अब आदत हो गई है, पर जैसी महफिलें यहाँ जमती हैं, जैसे लोग बाबूजी के पास इकट्ठा होते हैं, उन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। महिमा, उनके स्वर में धार थी, तुम इस घर की पहली बहू तो नहीं हो? जानती हूँ मम्मी जी, पर वे जो मुझसे पहले आई हैं, कितने दिन आपके पास रही हैं? बस मेहमानों की तरह आती हैं और 4 दिन रहकर चली जाती हैं। मेरी तरह 30 दिन यहाँ रहना पड़े तो पता चले। अभी उसी दिन यहाँ होती तो मज़ा आ जाता। किस दिन की बात कर रही हो? अच्छा हाँ, उस दिन मेजर साहब जरा ज़्यादा ही बहक गए थे। मैंने तो उसी दिन तुम्हारे बाबूजी से कह दिया था कि अब घर में बहू आ गई है, ढंग के लोगों को ही घर में बुलाया करें। किस किस को रोकेंगी आप? और फिर बाबूजी खुद भी तो। हाँ, पीते हैं। पुलिस की नौकरी का तोहफा है। जब उस नौकरी का सुख भोगा है तो ये भी भुगतना ही होगा, पर वे किसी को परेशान तो नहीं करते। एक आध दिन का किस्सा छोड़ दो, पर उनके यार दोस्त भी आते हैं तो बाहर वाले कमरे में बैठे रहते हैं, और आप भीतर से उनके लिए बर्फ़, नमकीन, काजू और पकौड़े तैयार करती रहती हैं। नहीं मम्मी जी, ये वातावरण मुझे रास नहीं आएगा। मेरे संस्कार दूसरे हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहने को था ही क्या। हाँ, एक कसक जरूर बनी रही। काश मनीष ये प्रस्ताव उनके सामने रखता, तब शायद उसमें इतनी कड़वाहट नहीं होती, पर उस बेचारी की तो हिम्मत ही न पड़ी होगी। रात मन हुआ कि बाबूजी से बहू की करतूत बखान करें, पर चुप लगा गईं। उनसे किस मुंह से कहती कि बहू आपके कारण अलग डेरा बसा रही है। उन्हें तो शायद विश्वास ही ना होता। वे बेचारे खुद किसी लफड़े में नहीं पड़ते। मनीष ने अपनी मर्जी से शादी तय की। उन्होंने खुशी खुशी भावरे डलवा दी। बहू अपने साथ एक छल्ला भी नहीं लाई। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। बहू पर्दा नहीं करती, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर घूमती है, 9-9 बजे तक बिस्तर में घुसी रहती है, रसोई में पाँव भी नहीं देती। उन्होंने कभी किसी बात के लिए टोका टाकी नहीं की, टीका टिप्पणी नहीं की। उनकी अपनी अलग दुनिया थी,
सुबह की सैर, दोपहर को ताश, शाम को क्लब, इस रूटीन में खलल उन्हें नापसंद था। मौज में आते तो एक आध महफिल घर पर भी जमा लेते, पर उनकी सारी व्यवस्था सुखलाल देखता था। घर की औरतों को उससे कोई परेशानी नहीं होती थी। ऐसे निरुपद्रवी जीव के लिए भी महिमा न जाने क्या क्या कह गई। उनका मन इतना खट्टा हो गया कि फिर उसे मनाने की कोशिश भी नहीं की। 4-5 महीने बाद मृण्मयी का जन्म हुआ तो वे अस्पताल में बराबर महिमा के साथ रहीं। सारी परंपराओं का उन्होंने निर्वाह किया, पर बहू को घर आने के लिए नहीं कहा। वे दोनों स्वयं ही एक दिन 3 महीने की गदबदी बच्ची को लेकर बाबूजी से आशीर्वाद लेने आए थे। बाबूजी ने बच्ची को गोद में लेकर ढेर सी आशीषें लुटाई थीं, 1.25 तोले की चेन भी दी थी। फिर जब तन्मय हुआ तो उसे भी अंगूठी पहनाई गई। मतलब ये कि रस्मों रिवाज सब पूरे होते रहे, पर बाल गोपालों की किलकारियों से घर सूना ही रह गया। जब बहू का पाँव भारी हुआ था, उनका मन सपने बुनने लगा था। यूं तो सतीश के भी 2 बच्चे थे, पर उनका तो स्पर्श भी उन्हें याद नहीं। कस्बे की लड़की है सुषमा, पर अमेरिका जाकर जैसे वहीं की हो गई है। बच्चों को ऐसे सहज कर रखती है कि जैसे यहाँ सांस भी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। उन्हें तो प्यार करते हुए भी डर लगता है कि कहीं कोई छूत न लग जाए। वे अपना मन अंजू मंजू के बच्चों से बहला लेती, पर पराई संतान से कहीं घर भरता है। एक मनीष के बच्चों की आस थी, वो भी टूट गई। पता नहीं बाबूजी ने इस दुख को कैसे गटका होगा, पर वे स्वयं तो एकदम ही बिखर गई थीं। फिर बाबूजी भी चले गए और वे एकदम अकेली रह गईं। कौन विश्वास करेगा कि यह अकेलापन उन्हें मांगे मिल गया था। दुनिया भर की औरतें पति से पहले जाने की कामना करती हैं, पर उनके अंतर्मन ने हमेशा यही चाहा कि हे प्रभु, इन्हें मुझसे पहले उठा लेना, जैसे मैंने उनके नाज उठाए हैं और कोई नहीं उठा सकता। मेरे रहते तो इनकी शानो शौकत में, रौब दाब में कोई कमी नहीं आ सकती, पर मेरे बाद ये जरा जरा सी चीज़ के लिए तरसेंगे, दूसरों का मुंह देखेंगे तो मुझे स्वर्ग में भी शांति नहीं मिलेगी। ईश्वर ने जैसे उनकी सुन ली। एक नामालूम सी बीमारी में बाबूजी चल बसे। उनकी आन बान अंत तक बरकरार रही। पहाड़ से दुख को झेलते हुए एक संतोष उन्हें सांत्वना दे जाता था। दुख बस एक ही था, जब सब कुछ निपट जाएगा और 15 दिन बाद बच्चे अपने अपने घर चले जाएंगे तो वे खाली दिनों को कैसे भरेंगी। ये सूना घर उन्हें काटने नहीं दौड़ेगा। अमेरिका लौटते हुए सतीश भी बड़ा चिंतित था। बार बार कह रहा था, मम्मी मैं मनीष से कहता हूँ कि अब यहीं आकर रहे, या फिर तुम हमारे साथ चलो। उनका भी मन हुआ कि महिमा से कहें, जिनसे तुम्हें शिकायत थी वे तो चले गए, अब वापस आ जाओ, पर ऐसा कहना भी मानो उस दिवंगत आत्मा का अपमान होगा। वे जब्त कर गईं। सतीश को उन्होंने समझा बुझाकर भेज दिया। तब ये सदाशिव और कुसुम का जोड़ा उनके आश्रय में आया था। इन्हें घर की जरूरत थी, उन्हें संग साथ की, तो नाम मात्र के किराए पर इन्हें रख लिया गया। नई नई शादी हुई थी, गोद में 6 महीने का बच्चा था। मम्मी जी को तो जैसे स्वर्ग मिल गया। 1.5 साल बाद कुसुम के यहाँ दूसरा बच्चा हुआ तो उन्होंने सास से बढ़कर सेवा की। उसके लिए हरीरा बनाया, दवाइयाँ कूटी, गोंद मेथी के लड्डू बनाए, दोनों बच्चों को नहलाया धुलाया, साथ ही दर्जनों स्वेटर बना डाले। उनकी तुतली बोली से वो पुलकित होने लगी और आने जाने वालों के पास उनकी बाल लीलाओं का बखान करने लगीं। अपने नाती पोतों के लिए जो वर्षों से संचित प्यार उनके मन में था, वो इस जुगल जोड़ी पर बरसने लगा। यूं तो ईश्वर ने उन्हें 4-4 बच्चे दिए थे, लेकिन लड़कियां तो अपने अपने घर की हो गईं और लड़कों में एक सात समंदर जाकर बैठा है और दूसरा शहर में ही है, तो किस काम का। वे तो अकेली ही पड़ गई हैं। शायद इसीलिए परमात्मा ने ये राम लक्ष्मण उनके आंगन में भेज दिए हैं। महिमा सब देखती और जल बुन जाती। कहती, कुसुम के तो बड़े मजे हैं, 200 रुपल्ली में महलों का सुख भोग रही हैं, मुफ्त की आया मिली हुई है, सो अलग। सुखलाल कहता है, भाभी जी जरूर कोई पिछले जन्म का लेखा जोखा रहा होगा, नहीं तो सारी दुनिया छोड़कर ये लोग यहीं क्यों आते। वे सब सुनती और मुस्कुरा देती। मनीष कोई 12 बजे सोकर उठा होगा। उठकर सीधे उनके सामने आकर बैठ गया। बिखरे बाल, उतरा चेहरा, उदास आंखें। उनका मन हुआ उसे बाहों में लेकर प्यार कर लें, पर वे जब्त कर गईं। एक जमाना था जब 2 बच्चों का बाप बन जाने के बाद भी वो उनकी गोद में लेट जाया करता था। महिमा ने ही उसकी ये आदत छुड़ाई थी। तब से वे भी एक औपचारिक दूरी बनाए रखती हैं। चाय पियोगे? जरूर।
लेकिन तुम्हारा तो खाने का समय हो रहा है ना, तुम नहा धो लो फिर खा लेंगे। चाय पीकर वो नहाने चला गया। वे उठकर रसोई में जाने को ही थी कि रिंग आई। हेलो दादी माँ, मैं मीनू बोल रही हूँ। डैडी जाग गए क्या? हाँ, अभी अभी उठा है, नहाने गया है, थोड़ी देर बाद बात कर लेना। हाँ, मौका लगा तो ज़रूर करूँगी। दरअसल मैं उन्हें विश करना चाहती थी, आज उनका बर्थडे है ना। ओ माँ, उनके दिमाग से ये तारीख कैसे उतर गई? बच्चों के जन्मदिन मनाने का तो उनका खास अंदाज हुआ करता है। बच्चे जब छोटे थे तब तो खूब हंगामे हुआ करते थे। अब वैसा तो नहीं हो पाता, पर वे याद जरूर रखती हैं। बाहर वालों को कार्ड या पैसे भेज देती हैं, फ़ोन कर लेती हैं, मनीष क्या मिठाई लेकर पहुंच जाती हैं, या फिर उन लोगों को घर पर बुला लेती हैं। चीनू मीनू के जन्मदिन तो अक्सर यहीं मनाए जाते हैं, और आज उन्हें मनीष का जन्मदिन भी याद न रहा। वे सचमुच बूढ़ी होती जा रही हैं। उन्होंने फौरन सुखलाल को बाजार भेजा, सावित्री को मटर पुलाव और रायता बनाने का आदेश दिया और खुद हलवा भूनने बैठ गईं। माँ बेटे दोनों खाने पर बैठे तो मेज पकवानों से भरी हुई थी और पूरा कमरा अगरबत्ती से महक रहा था। अरे वाह, आज तो फीस्ट हो गई, मनीष ने कहा। बर्थडे फीस्ट? बर्थडे? ओह यस, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है ना। वो उठा और उसने माँ के पैर छू लिए, फिर उनके गले में बाहें डालकर बोला, तो आपका ये नालायक बेटा आज कितने साल का हो गया? 36 का। ओ नो, इस स्पीड से मेरी उम्र में इजाफा होता रहा तो मैं 2-4 साल में बूढ़ा हो जाऊंगा। मीनू ने फ़ोन किया था, तुम्हें विश करना चाहती थी। बेचारे बच्चे, अपनी डैडी की थोड़ी बहुत इज्जत तो करते हैं, बाकी लोग। सुबह महिमा खुद आई थी, मुझे विश करने के लिए। शायद शायद ओ डियर ममा, अब आप ये पैचअप का धंधा छोड़ दो, कोई नई बात करो। और सच तो यह है कि इस समय कोई भी बात करने का मूड नहीं है। तुम्हारी ये सजी हुई मेज कब से बुला रही है, जरा उसके साथ न्याय कर लेने तो। वो टूट पड़ने के अंदाज में शुरू तो हो गया, पर 2-4 कौर खाकर ही उसने हाथ रोक लिया। अभी महिमा जो मुझे ये सब खाते देख लेना तो गजब हो जाए। सच कहता हूँ, शी विल किल मी। इत्मीनान रखो, आज की तारीख में वो दोबारा नहीं आएगी। तो क्या हुआ, ये डॉक्टर लोग डरा देते हैं ना। एक तो तगड़ी फीस लेते हैं, ऊपर से भूखा मारते हैं। खाना खाकर वो फिर लेटने के मूड में था, पर उन्होंने टोक दिया। अब सीधे घर जाओ, बच्चों के लिए इमरती और कचौड़ियाँ रख दी हैं, ले जाना। और महिमा को ये साड़ी देना, शाम को पहनेगी। मम्मी, जन्मदिन मेरा है, उसका नहीं। पुरानी साड़ी है रे, उसे पसंद है इसलिए दे रही हूँ। और बेटे, तुम तो अपने हो, तुम्हें कुछ भी ना दूँ तो फर्क नहीं पड़ता, पर बहुओं को तो सादे रखना पड़ता है ना। वाह, क्या कहने हैं। कितनी बहुएं साथ ली आपने, जरा बताइए तो, मनीष ने हंसकर कहा, पर उसकी आंखों में उदासी के डोरे साफ छलक आए थे। मनीष गया और वे निढाल होकर लेट गईं। क्या हो गया है इन बच्चों को? गृहस्थी की डोर कैसे उलझा कर रख दी है। 15 दिन भी शांति से नहीं बीत पाते। वे इतना समझाती हैं, पर दोनों ही जैसे जिद पर उतर आते हैं। शहर के दूसरे छोर पर रहता है मनीष, पर उस घर की अशांति की आंच उन तक आती ही रहती है। हर धमाके की गूंज उनके शांत जीवन को अस्त व्यस्त कर जाती है। पहला विस्फोट शायद उस दिन हुआ था जब मनीष क्लब से बेतहाशा पीकर लौटा था। घर में अच्छा खासा हंगामा हुआ होगा। नौकर ने घबराकर उन्हें फ़ोन किया था और वे उतनी रात को रिक्शा करके वहां पहुंची थीं। पहले तो उन्होंने मनीष को खूब आड़े हाथों लिया था, फिर पुचकारते हुए बोली, बेटे तुम तो जानते हो, इसी एक ऐप के कारण तुम्हारे देवता स्वरूप पिता बिरादरी में कभी सिर ऊंचा करके नहीं चल सके। रिश्तेदारों से हमेशा मुंह छिपाते रहे, फिर जानते बूझते उसी लकीर पर क्यों जा रहे हो। उत्तर में मनीष उनकी गोद में मुंह छिपाकर रो दिया था। उस रुलाई में कितने दुख, कितनी व्यथा छिपी हुई थी। पिता को खोने की पीड़ा थी, अंतिम समय में उनकी सेवा न कर पाने का मलाल था, और माँ के अकेलेपन का एहसास था जो उसकी छाती पर बोझ बनकर बैठ गया था। बेटे की करुणा से उनकी ममता जैसे कृतार्थ हो गई। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ बाप किसी के जिंदगी भर नहीं बैठे रहते, आगे पीछे उन्हें जाना ही पड़ता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बाबूजी अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके गए हैं। मुझे भी उन्होंने मझधार में नहीं छोड़ा है, पूरी व्यवस्था कर गए हैं। और मैं ऐसी अकेली भी कहाँ हूँ, हाथ भर की दूरी पर ही तो तुम लोग हो, बस एक फ़ोन भर खटकाने की बात है। फिर बहू को समझाया था, इस तरह सामने वाले पर एकदम चढ़ नहीं बैठते बहू रानी।
जरा सब्र से काम लेते हैं। एकाएक आदमी घर में दाखिल होता है तो अकेला नहीं होता, 100 तरह की चिंताएं साथ चली आती हैं, उनका ख्याल रखना होता है। महिमा ने मुंह बिचका दिया। पियक्कड़ों को तो बस बहाना भर चाहिए। मन उदास है तो गम गलत करने के लिए पिएंगे, जी खुश है तो सेलिब्रेट करने के लिए पिएंगे। तुम तो बात का बतंगड़ बनाए दे रही हो महिमा। घूंट भर पीने से कोई पियक्कड़ तो नहीं हो जाता। आप माँ हैं ना, बेटे का पक्ष तो लेंगी ही, पर सही गलत का तो ख्याल कीजिए। ऐसे ही संस्कार दिए हैं आपने, तभी तो इन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रह गई है। मनीष कहीं सामने होता तो वे उसका मुंह नोच लेती। उसकी जरा सी बेवकूफ़ी ने उनकी सारी तपस्या पर पानी फेर दिया था। बहू के सामने उन्हें नीचा देखना पड़ा। अपने आहत अभिमान को सहलाते हुए वे कसैले स्वर में बोली, बच्चे मेरे जैसे भी हैं, मेरे लिए तो लाख टके के हैं, पर तुम ये बताओ कि तुम क्या देख कर रीझी थी। उन्हें लगा था कि उनका ये प्रश्न महिमा को निरुत्तर कर देगा, पर यह उनकी भूल थी। चुप रहना उसकी फितरत में ही नहीं था। पलट कर बोली, अंधी हो गई थी मैं, आंख पर पट्टी बंध गई थी उस वक्त। पछता रही हो, यही समझ लीजिए। बच्चों का ख्याल ना होता तो कब की इस नरक को छोड़कर चली जाती। नरक? उनका नंदन कानन सा ये घर बहू के लिए नरक बन गया है। अपमान से वे तिलमिला उठी। समझ गईं कि इस संघर्ष में उन्हें बेटे की ढाल बनना है, नहीं तो बेचारा कहीं का न रहेगा। तब से उनका घर मनीष के लिए शरण स्थली बन गया है। रणचंडी सी अपनी पत्नी से जब भागने की कोई राह नहीं मिलती तो वो आकर माँ के आंचल में दुबक जाता है। पति पत्नी का झगड़ा तब गौड़ हो जाता और सास बहू में शीत युद्ध ठन जाता। इस बार मनीष को देखे हफ्तों बीत गए हैं और उनका जी घबराने लगा है। चीनू मीनू कोई भी याद आ रही है, पर एकाएक महिमा के यहाँ जाने का वे साहस नहीं जुटा पाती। हाँ, उस घर को वे महिमा का घर ही समझती हैं, इसीलिए तो वहाँ जाने के लिए बहाने तलाशती रहती हैं। यूं तो कुसुम पिछले हफ्ते पीहर से लौटी है, मीनू के लिए आम पापड़ की सौगात भी लाई है, पर उतना सा कारण महिमा के घर जाने के लिए काफ़ी नहीं लगता। कल मिसेज नायर केले के चिप्स और काजू के पैकेट दे गई हैं। उनकी ये पड़ोसन जब भी केरल जाती हैं उनकी फरमाइश पर ये चीज़ें ज़रूर लाती हैं। सावित्री से कह उन्होंने थोड़ी मछलियाँ भी बनवा लीं। बच्चों के लिए पूरी डलिया भर सामान हो गया, तब जाकर उन्हें संतोष हुआ। अब वे निसंकोच उस घर की घंटी बजा सकती हैं। तैयार होते हुए वे याद कर रही थीं कि पिछली बार उस घर कब जाना हुआ था। हाँ, 14 फरवरी को गई थी। मनीष की शादी की सालगिरह थी। दिन भर वे फ़ोन के पास बैठी निमंत्रण की राह देखती रहीं। उनके कान दरवाजे पर ही लगे रहे कि शायद दोनों आशीर्वाद लेने ही चले आएं, पर उन्हें अंततः निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार मिठाई और फल फूल लेकर शाम को वे खुद ही चल पड़ी। वहाँ पहुंचकर देखा उत्सव का कोई माहौल नहीं था, उल्टे घर पर एक सन्नाटा सा तारी था। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे आज तुम लोगों को याद भी है कि कौन सी तारीख है? लड़ने से फुर्सत मिले तब तो याद रहेगा। सोफे में धंसी हुई मीनू बुदबुदाई। उसका वाक्य भी पूरा भी नहीं हुआ था कि महिमा उस पर झपटी। उन्होंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो? सयानी लड़की पर यूं हाथ उठाया जाता है? महिमा एकदम फुफकार उठी। कम से कम मेरे बच्चों के सामने तो मुझे जलील मत कीजिए। और पैर पटकती हुई वो अपने कमरे में चली गई। वे स्तब्ध रह गईं। क्या इस तरह अपमानित होने के लिए ही वे इतनी दूर से आई हैं? मन तो हुआ कि उल्टे पैरों लौट जाएं, पर बच्चों के उदास चेहरे देखकर उनके पांव रुक गए। आंखों में याचना लिए दोनों इनके पास सिमट आए थे, मानो माँ की बेअदबी के लिए क्षमा मांग रहे हों। उनके सिर पर हाथ फेरते हुए फिर वे बच्चों के ही कमरे में जाकर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद जब वातावरण थोड़ा हल्का हो गया तो मीनू ने उन्हें वो पेंटिंग दिखाई जो उसने मम्मी पापा के लिए बनाई थी। चीनू ने भी बड़ा प्यारा सा कार्ड बनाया था। सुबह चाय की मेज पर ही सरप्राइज देने का विचार था, पर झगड़ा शायद उससे भी पहले ही शुरू हो गया था। पापा सुबह से ही गायब हैं, खाने पर भी नहीं आए। झगड़ा किस बात पर हुआ था क्या पता, और आजकल कारण की तो कोई शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दोनों सामने पड़ते ही शुरू हो जाते हैं, मीनू ने बताया। सच दादी, हम लोग तो इतने बोर हो जाते हैं कि क्या बताएं। दोस्तों के सामने इतनी शर्म आती है कि बस। चीनू गुनगुना रहा था। सच कहता हूँ, मैं किसी दिन घर छोड़कर भाग जाऊंगा। धत पगले, ऐसी बात नहीं करते, उन्होंने पुचकारते हुए कहा। पर वे सचमुच डर गई थीं। इस कच्ची उम्र का कोई भरोसा है? आवेश में बच्चे कुछ भी कर सकते हैं,
पर इनके माँ बाप को अकल आए तब ना। बच्चों को समझा बुझाकर चलने को हुई तो महिमा ने आकर रास्ता रोक लिया। नहीं मम्मी जी, आप इस तरह चली जाएंगी तो मैं समझूंगी नाराज होकर जा रही हैं। ये खूब रही, पहले तो बदतमीजी करो, फिर आकर लाड़ जताओ। तब तक चीनू रिक्शा ले आया था, पर महिमा ने उसे लौटाते हुए ऐलान कर दिया, दादी खाना खाकर जाएंगी। वे चाहती तो जिद कर सकती थी, पर बहू के आंसू धुले चेहरे को देखकर ममता हो आई। माँ की मनोहार भरी मुद्रा देखकर बच्चों के चेहरे भी खिल उठे थे। बेचारे दिन भर घर में मुंह लटकाए बैठे थे। घर का माहौल बदलते ही खुशी खुशी संगी साथियों से मिलने चले गए। घर सूना हो गया। उस एकांत का लाभ उठाते हुए वे बोली, महिमा, मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई थी, मैं तो तुम लोगों की खुशी में शरीक होने आई थी। पर यहाँ आकर पता चला कि खुशी नामक चीज़ ही इस घर से गायब है। महिमा ने उनका वाक्य पूरा किया। पर आप इसके लिए भी मुझे ही दोषी ठहराएंगी, ठीक है ना? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप मटर की फलियां छीलने बैठ गईं। वे व्यर्थ के विवाद से बचना चाहती हैं। इस उम्र में ये तनाव उनसे झेले नहीं जाते। पर महिमा तो कमर कसकर बैठी थी, शायद इसीलिए मम्मी जी को मनुहार करके खाने के लिए रोक लिया था। मम्मी जी, वो शुरू हो गई थी, पानी अब सचमुच सिर से ऊपर होता जा रहा है। मेरी सहनशीलता की सारी सीमाएं समाप्त होती जा रही हैं। इस तरह हिम्मत नहीं हारते महिमा। औरत को तो सहना ही पड़ता है। उसकी सहन शक्ति के बल पर ही तो गृहस्थी की इमारत खड़ी होती है। वह तो नींव होती है घर की। क्यों, घर क्या अकेली औरत का होता है? जो कुछ सहना है झेलना है, क्या सिर्फ उसी के मत्थे आएगा? पुरुष की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं तुमसे बहस में जीत नहीं सकती महिमा, क्योंकि मेरे पास डिग्रियां नहीं हैं, सिर्फ अनुभव है। उसी के आधार पर कह सकती हूँ कि तुमने अभी सहा ही क्या है। अपने बाबूजी को तुमने ढलती उम्र में ही देखा है। तुम नहीं जानती कि अपने ज़माने में वे क्या हुआ करते थे। घर में पाँव देते थे तो सन्नाटा सा खिंच जाता था। बच्चे, नौकर चाकर, कोई उनके सामने नहीं पड़ता था। पहले उनके तेवर का अंदाज़ा लगाया जाता था, उसके बाद ही कोई बात होती थी। लेकिन ऐसे आदमी के साथ भी निभा ले गई मैं। पूरे 40 साल तक डटी रही। अगर घर में रोज़ महाभारत मचता तो क्या हासिल होता? बच्चे क्या किसी लायक बन पाते? उल्टे घर से भाग लेते। ये घर छोड़ने वाली बात वे अनायासी कह गई थी। शायद चीनू की बात मन में घर कर गई हो। बाबूजी पुलिस वाले थे ना, महिमा ने उसास भरकर कहा। रौब दाब तो उनका होना ही था। पीते पिलाते भी रहे होंगे, पर कम से कम दूसरी औरतों का चक्कर तो न था। बहुत सारी न सही, पर एक औरत तो उनकी जिंदगी में भी आई थी। क्या कह रही हैं? सच ही कह रही हूँ। और कितनी शांति से, कितने इत्मीनान से कह रही हैं। तो क्या है तौबा मचाऊं? वो तो उस वक्त भी नहीं मचाई थी। अब बासी कढ़ी को उबाल क्यों दूं? और सच पूछो तो बवाल मचाने जैसा कुछ था भी नहीं। एक बात थी जो उठने से पहले ही दब गई। इनकी बुआ की ननद थी। एक तो उस रिश्ते से शादी संभव नहीं थी, जिस पर वो बाल विधवा भी थी। उस जमाने में तो ऐसे ब्याह की कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी बात पर पढ़ाई लिखाई छोड़कर वे पुलिस में भर्ती हो गए थे। पीने की लत भी शायद तभी पाल ली थी। आपको बुरा नहीं लगता था? क्यों नहीं, पर मैंने उस बात को प्रारब्ध का लेख समझकर स्वीकार कर लिया था। एक बार अगर भाग्य के लिखे से समझौता कर लो तो सहने में आसानी हो जाती है। वाह, क्या जीवन दर्शन है, क्या फिलॉसफी है। जब तक वे ये समझ पाती कि महिमा उनकी प्रशंसा कर रही है या उपहास, उसका स्वर आक्रामक हो उठा। आप सोच रही होंगी कि आपने बड़ा भारी त्याग किया है, एक आदर्श स्थापित किया है, पर शायद आप नहीं जानती कि अपने आप तो आपने छल किया ही है। अपने बच्चों के साथ भी अन्याय किया है। क्या बात करती हो? उल्टे मैंने तो बच्चों का मुंह देखकर ही ये जहर का घूंट पिया था। यही तो मैं कह रही हूँ, क्यों पिया था ये जहर? बच्चों के सामने अपनी सहनशीलता की गलत मिसाल कायम करने की क्या जरूरत थी? अब आपके बच्चे अपनी बीवियों से भी उसी दरियादिली की अपेक्षा रखते हैं। वे भी चाहते हैं कि उनकी सारी कारगुजारी आंख मूंद कर स्वीकार कर लूं और आवाज़ भी ना उठाऊं। ये नहीं होगा, मैं कह देती हूँ। महिमा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरी पीढ़ी का जो धर्म था मैंने निभाया। वो धर्म दोबारा नहीं हो सकता, मुझे मालूम है। हम दोनों की सोच में पूरे 32 साल का अंतर है। इसीलिए कहती हूँ कि तुम अपने युग की मान्यताओं पर चलो, पर बीती बातों को लेकर बहस करने बैठ जाओगी तो बड़ी मुश्किल होगी। बच्चे बाहर से लौट आए थे और उस दिन ये बात वहीं पर रुक गई थी। बाद में घर लौटकर ये बात उनके मन में कौंधी कि महिमा ने ये औरतों वाली बात क्यों उठाई थी। उसके बाद मनीष एक आध बार घर भी आया था।
एक बार दोनों साथ आए थे, पर इतने खुश नजर आ रहे थे कि बेवजह ये बात उठाने का मन ही नहीं हुआ। मनीष शुरू से ही हंसोड़ और खिलंदड़ किस्म का लड़का रहा है। उस घर का माहौल तो पता नहीं कैसा हो गया है, पर इस घर में सारी रौनक मनीष के दम से ही हुआ करती थी। बाहर भी उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी। जहाँ खड़ा होता अपने इर्द गिर्द भीड़ जुटा ही लेता था। अपने हंसमुख और सुदर्शन व्यक्तित्व के कारण लड़कियों को भी वो आकर्षित किए रहता था। अंजू मंजू की सहेलियों का तो चहेता भैया हुआ करता था। अपने बेटे की लोकप्रियता पे जितना उन्हें नाज था, उतनी ही महिमा को चिढ़ती। पति की मंडली उसे फूटी आंखों नहीं सुहाती। आभिजात्य की उसकी कल्पनाएं बहुत अलग थीं। वो मनीष को उसमें फिट करना चाहती थी और सारे झगड़े वहीं से शुरू होते थे। मनीष धीरे धीरे घर से छिटकता जा रहा है, यह वे भी अनुभव कर रही थी। पर बाहर क्या कोई तार सचमुच जुड़ गया है, या ये भी महिमा का ही वहम है? महिमा के यहाँ जब भी जाने का मन हुआ, इसी असमंजस ने उनका रास्ता रोक लिया। किसी भी अप्रिय विवाद से वे हमेशा बचना चाहती हैं, और महिमा है कि बहस के लिए जैसे तैयार खड़ी रहती है। उस दिन भी फिर जाना नहीं हो सका। फल फूल की डलियां वहीं पैसेज में रैक पर पड़ी रही। तीसरे दिन सुबह सुबह घंटी बजी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो मीनू थी। उन्होंने लपक कर उसे अंक में भर लिया। चलो, अपनी बूढ़ी दादी की तुम्हें याद तो आई। मैं 2 दिन से पोटली बांध कर बैठी हूँ, पर निकलना ही नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मीनू छिटक कर सोफे पर जा बैठी और गंभीर स्वर में बोली, दादी, घर से किसी का फ़ोन आए तो बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। क्या मतलब? उस दिन आपने चीनू से कहा था कि अगर कभी भागने का मन हो तो सीधे मेरे यहाँ चले आना, मैं छुपा लूँगी। तो तुम भाग कर आई हो? जी। क्या फिर कोई झगड़ा हुआ है? हुआ तो नहीं है, पर होगा ज़रूर। पापा टूर पर दिल्ली गए हुए हैं, आज ही लौटने वाले हैं। मम्मी को पता चला है कि मोनिका आंटी भी उनके साथ गई हैं। बस शाम से ही भरी बैठी हैं। पापा के आने भर की देर है, फिर देखिए आज कैसा धमाका होता है। उफ दादी, ये सब हमारे ही घर में क्यों होता है? ये मोनिका आंटी कौन है? पापा की कलीग है, मिसेस भटनागर। हो सकता है वे भी दफ्तर के काम से गई हों। हो क्यों नहीं सकता, पर मम्मी की कल्पना तो पंख लगाकर उड़ती है ना। हवा देने वालों की भी तो कमी नहीं है। दफ्तर के ही किसी शुभचिंतक ने उन्हें फ़ोन किया था। छी छी, मनीष ये क्या कर रहा है? वे तो जैसे शर्म से ही गड़ गईं। आज इतनी सी लड़की के सामने वे किस कदर अपराधी अनुभव कर रही हैं। पर उस इतनी सी लड़की का अगला वाक्य सुनकर तो विस्मित ही रह गई थी। वो कह रही थी, अगर मम्मी की आशंका सच भी है तो उपाय क्या है? ये आफत तो उनकी खुद की बुलाई है। अगर घर में दिन रात चकचक मची रहे तो आदमी बाहर स्नेह और सहानुभूति खोजता ही है। उसमें आश्चर्य क्या है और गलत भी क्या है? वे मीनू को देखती रह गईं। बित्ते भर की लड़की इतना सब सोच लेती है? ऐसा तो नहीं कि घर के वातावरण ने उसे असमय ही प्रौढ़ बना दिया है? उन्हें महिमा पर गुस्सा आने लगा। अपनी हठधर्मी के कारण उसने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है। शाम तक प्रतीक्षा करती रहीं, पर किसी ने मीनू की खोज खबर नहीं ली। यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकली थी तो 2 बजे तक किसी को चिंता भी नहीं हुई होगी। महिमा खुद 5 के बाद ही घर पहुंचती है, पर उसके बाद वे पल पल बेचैन होने लगीं। फिर उनसे रहा नहीं गया, ताव खाकर खुद ही चल दी। सोच लिया कि दोनों को आज कसकर डांट पिलानी है। अगर तुम लोग बच्चों को एक शांत और स्नेह भरा घर ही नहीं दे सकते तो क्या दोगे? रोटी कपड़े पर तो अनाथ बच्चे भी पल जाते हैं, पर माँ बाप से तो कुछ उम्मीदें होती हैं। चीमू मुंह लटकाए दरवाजे पर ही खड़ा था। वे कुछ कहती इससे पहले ही वो बोल पड़ा, दादी, दीदी आज सुबह से ही गायब हैं। क्या मतलब? स्कूल में फ़ोन किया था? नहीं, पड़ोस की वासंती बता रही थी कि वो आज स्कूल गई ही नहीं। सहेलियों क्या देखा? 1-2 क्या देखा था, फिर मम्मी ने ही मना कर दिया। चीनू भीतर से कड़कती आवाज़ आई, दादी भीतर नहीं आएंगी क्या, जो दरवाजे पर ही सारी रामायण सुना रहा है? उन्होंने भीतर आते हुए कहा, बहू। भावुक होती हैं तो उनके मुंह से बहू ही निकलता है। ये चीनू क्या कह रहा है? जो भी कह रहा है आपने सुन तो लिया। और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठी हो, गजब की माँ हो। हाथ पर हाथ धरे कोई नहीं बैठा है मम्मी जी, सिर्फ चीनू को रोक दिया था। वो तो पूरे शहर में मुनादी करवा देता। मैंने भैया को फ़ोन कर दिया है, आते ही होंगे। हो सकता है मीनू भी वहीं हो। फ़ोन तो मुझे भी किया जा सकता था, जानबूझकर नहीं किया। एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, उस पर आपका प्रवचन सुनने की ताकत नहीं थी मुझ में, कम से कम आज तो। वे स्तब्ध रह गईं। तो मैं प्रवचन देती हूँ? और क्या कहूँ मम्मी जी, उपदेश देने का एक भी मौका छोड़ती हैं आप?
आप खुद सोच कर देखिए, मेरे घर में जरा खटपट हुई नहीं कि आप शुरू हो जाती हैं कि आपने कैसे गृहस्थी चलाई है, कैसे पति की सेवा की है, कैसे बच्चे पाले हैं, कैसे संस्कार दिए हैं। कहती नहीं थकी होंगी आप, पर मेरे सुन सुनकर कान पक गए हैं। पल भर को वे चुप रह गईं। मन हुआ 2 घड़ी सुस्ता कर आत्मनिरीक्षण कर लें। क्या सचमुच वे बात बेबात पर भाषण देने लगती हैं? क्या ये उनकी अनाधिकार चेष्टा है? क्या उनकी अनुभव सिद्ध बातें महिमा को इतनी कड़वी लगती हैं कि उसकी भाषा शिष्टाचार की सारी सीमा लांघ जाती? इसका तो ये मतलब हुआ कि अपने बच्चों को उनकी गृहस्थी को बर्बाद होते देखते रहो, पर मुंह से कुछ न कहो। महिमा, उन्होंने बड़ी देर बाद कसैले स्वर में कहा, कहने वाली बात होती है तभी कुछ कहती हूँ मैं। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो आगे से चुप रहा करूँगी। मैं जानती हूँ बच्चों के मामले में तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। मैंने बच्चों को जैसे भी पाला हो, जैसे भी संस्कार दिए हों, पर एक बात ज़रूर कहूँगी, घर छोड़कर कभी कोई नहीं भागा था। तुम्हारी लड़की अगर घर से भागी है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये तो गनीमत समझो कि वो सीधे मेरे पास ही पहुँची, कहीं और भी जा सकती थी। तो मीनू आपके यहाँ है? महिमा ने लाख कोशिश की, पर वो अपनी राहत का एहसास वो नहीं छिपा सकी। दूसरे क्षण उसके चेहरे ने फिर उदासीनता ओढ़ ली और वो सपाट स्वर में बोली, मुझे लगा था नानी के यहाँ ही गई होगी। अच्छा ही हुआ ना, इस मनस्थिति में ननिहाल जाती तो वहाँ भी सब उगल देती। बच्चों को इतना विवेक कहाँ होता है महिमा? तुम्हारे बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि उनके सामने जिंदगी की। मम्मी जी, आप एक बार अच्छी तरह तय कर लीजिए। कभी आप कहती हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कभी कहती हैं कि अभी इतने बड़े नहीं हुए। वैसे 100 बातों की एक बात यह है कि ज़िंदगी की सच्चाई जानने का हक सबको है। उम्र से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए तुम बच्चों को सब कुछ बताए दे रही हो? जी हाँ, ताकि उन्हें सही गलत की पहचान हो सके। यह पहचान तो उन्हें उम्र के साथ ही होगी, पर इस समय तो उन्हें तुमसे सिर्फ वितृष्णा हो रही है। हमेशा ही होता है महिमा। माँ बाप जब 2 खेमों में बढ़ जाते हैं तो बच्चे किसी एक का पक्ष ले लेते हैं, और ये पक्ष वही होता है जो चुप रहता है। वो सारी सहानुभूति बटोर लेता है। तुम कहोगी मैं फिर शुरू हो गई, पर क्या करूं, इस लड़ाई में तुम इतनी अकेली पड़ गई हो कि कहे बिना रहा नहीं जाता है। आश्चर्य! इस बार महिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। लगा कि इस व्यर्थ की बहसबाजी से वो थक गई है। मजे की बात तो ये थी कि बहस के असली मुद्दे से दोनों ही कतरा रही थीं। मीनू का तो बहाना भरता, वे तो वहाँ मनीष की खोज में आई थीं, पर जब महिमा ने उसका जिक्र तक नहीं किया तो वे भी चुप लगा गईं। अपना आना उन्हें एकाएक अप्रासंगिक लगने लगा। अतः उठते हुए बोली, मैं अब चलूँगी, लड़की घर में अकेली है। मैं तो इसलिए आई थी कि तुम्हें खबर भी दे दूँ और उसके कपड़े भी लेती चलूँ। 2-4 दिन अपने ही पास रखूँगी। महिमा ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। चीनू जब तक रिक्शा लाता वो मीनू का बैग भर चुकी थी। लौटते हुए उनकी आंखों के सामने महिमा का बुझा बुझा सा चेहरा घूमता रहा। इतना हताश और उदास उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने मनीष का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ? वे जानती हैं कि मन ही मन उफन रही होगी। उसके रोष की आंच ने तो आज उन्हें भी नहीं बख्शा था, और रोष आना स्वाभाविक ही था। उन्हें याद है, जब पहली बार उन्हें उमा के बारे में मालूम हुआ था तो वे कितना रोई थीं। बच्चे अगर गोद में ना होते तो वे कुएं में छलांग ही लगा देती। अपने सोनी सी घर गृहस्थी पल भर में उनके लिए मिट्टी हो गई थी। सतीश और अंजू को उठाकर वे सीधे अजमेर अपने पीहर पहुंच गई थीं। महीना भर खूब आनंद में भरपूर लाड़ प्यार में बीता। फिर लगा कि धीरे धीरे भाभियों के तेवर बदलने लगे हैं। ननद के पास बैठकर हंसी ठिठोली करना, उनकी पसंद की चीज़ें बनाना, बच्चों के लिए खेल खिलौने लाना, ये बस सब बातें धीरे धीरे कम होने लगीं। कहाँ तो वे उसे पानी का गिलास नहीं उठाने देती थीं। अब कई बार शाम को पूरा चौका उसके भरोसे छोड़ पति के साथ घूमने निकल जाती। सिनेमा जाते ननद को साथ ले जाना भी उन्हें नाक पार गुजरता। भाइयों के स्नेह के उत्ताप में भी कुछ कमी आने लगी। माँ की आंखें भी जैसे कुछ पूछती सी लगने लगीं। 3 महीने बीतते बीतते उनका मन भर गया और वे चुपचाप घर लौट आईं। अच्छा ही हुआ जो जाते समय कोई तमाशा करके नहीं गई थी, नहीं तो लौटने का रास्ता भी नहीं रह जाता। गृहस्थी की गाड़ी पुनः ऐसे चल पड़ी मानो बीच में कोई व्यवधान ही ना आया हो। फिर मनीष और मंजू भी आ गए। अपने घर परिवार में वे पूरी तरह रच बस गईं। लेकिन फिर भी जब कभी बाबूजी किसी काम से कानपुर की ओर निकल जाते, उनकी रातों की नींद गायब हो जाती। दिल पर जैसे सांप लौटने लगते। अपनी ये कमजोरी वे महिमा के सामने कभी स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि वे उसके सामने छोटी नहीं पड़ना चाहती।
वे चाहती हैं कि महिमा उनकी तरह ढुलमुल नहीं रहती। जिस दिन पानी सिर से ऊपर निकल जाएगा, छिटक कर दूर खड़ी हो जाएगी। उसके पास सिर्फ संकल्पों का बल ही नहीं, साधन भी हैं। वे भी अगर महिमा की तरह सक्षम होती तो शायद आज चित्र कुछ दूसरा होता। पर वे शहीदाना भाव लिए अपना दाम्पत्य निभाती रहीं, क्योंकि पति को जीतने का यही एक नुस्खा उनके पास था। इसी समर्पण भाव के कारण बाबूजी जीवन के अंतिम क्षणों तक आश्रित बने रहे। खैर, वो तो एक अधूरी प्रेम कथा थी, एक भूली बिसरी प्रणय गाथा, जिसे उनकी कल्पना ने ही हवा देकर बड़ा बना दिया था। अगर किन्हीं तरल क्षणों में बाबूजी आत्मनिवेदन न करते तो शायद उन्हें पता भी नहीं चलता। पर ये मनीष, लगता है ये तो सचमुच रास रचा रहा है। अगर ये मिसेस भटनागर वाली बात सच है तो मनीष के घर को तो अब भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि एक बात तो तय है कि महिमा अन्याय नहीं बर्दाश्त करेगी और हर बार उसे ही कटघरे में तो खड़ा नहीं किया जा सकता। घर लौटकर देखा, ड्राइंग रूम में एक सूटकेस पड़ा है। कौन आया है? उन्होंने पूछा। पापा हैं, मीनू ने बताया। पापा? अब इस वक्त कौन सी गाड़ी है? दोपहर को ही आ गए थे, शायद सीधे दफ्तर चले गए। और फिर दफ्तर से घर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी। महिमा ठीक ही तो कहती है। बिगड़ैल बच्चे की तरह पहले तो शैतानी करता है, फिर माँ के आंचल में मुंह छिपाने चला आता है। कब तक चलेगा ये सब? कब तक वे उसकी ढाल बनती रहेंगी, उसकी पैरवी करती रहेंगी? बेटे के साथ साथ उनका विवेक भी खो गया है। पापा कहाँ हैं तेरे? फ्रेश हो रहे हैं। वे सोफे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करती रहीं। नहाकर निकला मनीष तो अपने उसी बेलौस अंदाज में बोला, हाय मॉम, आप इतनी रात को कहाँ चली गई थी? प्रताप के पास गई थी। इतनी देर में उन्होंने जवाब सोच लिया था। प्रताप के पास? क्यों? एक तो रिजर्वेशन करवाना था, दूसरे वो बहुत दिनों से कह रहा था कि एक ऑफिस की ज़रूरत है। मैंने कहा यहाँ आ जाओ, अगले 2 कमरे तुम्हें दे दूँगी। मेरे जाने के बाद कम से कम घर में बस्ती तो रहेगी। अगर दूसरा कोई किराएदार रखूँगी और वो घुसकर बैठ गया तो मुसीबत होगी। पर आप जा कहाँ रही हो? अभी तो अंजू के पास जा रही हूँ, वहाँ से मुंबई मंजू के पास चली जाऊँगी। सोचती हूँ अमेरिका जाने से पहले दोनों लड़कियों के पास एक एक महीना रह लूँ। वहाँ से डॉक्टर साहब टिकट वगैरह का भी इंतजाम कर देंगे। तुम अमेरिका जा रही हो? क्यों? क्यों ना जाऊं? मेरा एक बेटा वहाँ भी तो बैठा है, बेचारा कब से बुला रहा है। अभी तो मेरे हाथ पांव साबुत हैं, आंखें भी काम दे रही हैं। अभी जाऊंगी तो कुछ घूम फिर भी लूँगी, देख सुन लूँगी, बाद में तो जैसे यहाँ वैसे वहाँ। मनीष का चेहरा लटक गया। बड़ी देर बाद धीरे से बोला, जाने का सोचा है? ये तो बड़ी अच्छी बात है, भैया का मन रह जाएगा। पर यहाँ प्रताप को बिठाने की क्या ज़रूरत है? एक बार जम गया तो उसकी नीयत भी बदल सकती है, संबंधों में दरार पड़ जाएगी। तो तुम आ जाओ, उन्होंने छूटते ही कहा तो मनीष एकदम चौंक पड़ा। पता नहीं क्यों उनके अवचेतन में ये बात घर कर गई थी कि लड़का बेघर हो गया है, इसलिए बहक गया है। अपनी चारदीवारी में आ जाएगा तो उसका मन स्थिर हो जाएगा। उसी समय सुखलाल चाय लेकर आया। वे जब घर लौटी थी तो उन्हें भी चाय की ज़रूरत महसूस हुई थी, पर मनीष का सूटकेस देखते ही वे सब कुछ भूल भाल गई थीं। पर सुखलाल तो भैया जी की आदत जानता है, उनके नहाकर निकलते ही वो चाय ले आया। भीतर जाते हुए वो सूटकेस लेकर चलने लगा तो मम्मी जी ने रोक दिया। सूटकेस यहीं रहने दो सुखलाल, भैया अभी वापस जाएंगे। मनीष और मीनू दोनों ने चकित हो उनको देखा, पर वे विस्मित दृष्टि को अनदेखा कर बोली, और देखो खाना जरा जल्दी ही बना लेना, सफ़र का थका हुआ है मनीष, जल्दी घर वापस जाकर आराम करेगा। जी बस अभी बना जाता है। मम्मा, सुखलाल के जाते ही मनीष ने कहा, मैं सचमुच ही बहुत थका हुआ हूँ और आज की रात शांति से सोना चाहता हूँ। तो मैं घर नहीं जाऊँगा। अच्छा, और वो जो सुबह से वहाँ परेशान हो रही है उसे शांति की ज़रूरत नहीं है? तुम में तो इतनी भी कर्टसी नहीं है कि आने के बाद उसे फ़ोन ही कर देते। आप क्या वहाँ गई थी? जाना ही पड़ा, तुम्हारी ये सुकन्या जो सुबह से यहाँ आई हुई है, महारानी बिना कुछ कहे सुने चली आई। ये भी ना सोचा कि पीछे कोई कितना परेशान होता होगा। वाह, बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार होती जा रही है। अरे, तुम लोगों ने इस घर को समझ क्या रखा है? बस मुंह उठाया और चले आए। घर ना हुआ जैसे चोरों के छिपने का ठिकाना हो गया। इसीलिए जा रही हूँ मैं नहीं रहूँगी तो अपने आप एडजस्ट करना सीख जाओगे। तुम नहीं जानती मम्मा, सब कुछ कितना मुश्किल होता जा रहा है। इट इज़ सिंपली इम्पॉसिबल। तो ख़त्म कर डालो ये किस्सा हमेशा के लिए और जान छूटे। ये क्या कह रही हो मामा तुम? क्यों, इसमें गलत क्या है? जिस रिश्ते में जान ही बाकी ना हो उसे ढोते रहने में क्या तुक है?
अच्छा हुआ जो तुम्हारी पसंद की शादी थी, नहीं तो जिंदगी भर हमें ही कोसते। खैर वो तो बहादुर लड़की है, अकेले भी निभा ले जाएगी, बच्चों को भी पाल लेगी। पर तुम अपनी सोचो, क्या एक दिन भी अकेले रह पाओगे? उनका मन तो हो रहा था कि पूछ ले, क्या वो मिसेस भटनागर तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ देगी? पर अपने ही बेटे से इस तरह की चर्चा करना उन्हें अशोभन लगा। मृदुल स्वर में वो बोली, बेटे मैं हमेशा तो रहूंगी नहीं, कभी ना कभी अपने निर्णय तुम्हें ही लेने होंगे। जितनी जल्दी इसकी आदत डाल लो अच्छा है। खाने की मेज पर ऐसा सन्नाटा कभी नहीं रहा। बेचारा सुखलाल बड़ा दुखी हुआ। मालकिन अकेली रहती तो खाना उसे बनाने में कोई रस नहीं आता, पर जब भैया जी या बच्चे आते हैं तो अपना सारा पाक कौशल उड़ेल लेता है। पर आज उसे दाद नहीं मिली। मनीष तो बस थाल जुटार कर ही उठ गया था। मीनू भी जितनी देर बैठी मुंह फुलाए बैठी, पर उन्होंने कोई इसरार नहीं किया, जरा भी मनुहार नहीं की। खाने पीने के लाड़ बहुत हो चुके। जब तक भोजन समाप्त हुआ सुखलाल रिक्शा लेकर आ गया। वैसा आदेश पहले ही दिया जा चुका था। गाड़ी में बैठते हुए मनीष का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी जिद्दी बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा हो। लेकिन इस बार उनका मन नहीं पसीजा। हाँ, मीनू एकदम पापा की परछाई सी साथ जाने के लिए तैयार हो गई, पर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। गुस्से में पैर पटकती वो ऊपर अपने कमरे में चली गई और भड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। जाते ही चीनू को भेज देना, विदा के रूप में उन्होंने बस इतना ही कहा। टैक्सी आंखों से ओझल होते हुए भीतर आई। घर एकदम खामोश था। इसी एकांत की तो उन्हें प्रतीक्षा थी। उन्होंने तुरंत नंबर घुमाया। महिमा, तुम्हारा भगोड़ा कैदी मैं वापस भेज रही हूँ। जो सजा देना चाहो दे देना। मैंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, चाहो तो तुम भी बंद कर लेना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक बात और ये आखिरी बात है महिमा, पति ताले में बंद करके रखने की चीज नहीं है। उसे तो मन की डोर से बांधना पड़ता है। वो चाहे कहीं भी भटकता रहे, बसेरे के लिए अपने ठिकाने पर ही लौट कर आता है। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी अंतिम संक्षेप। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर मिलूंगी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।